एसएससी सीजीएल असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होने वाले पेपर 4 के लिए ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक लेक्चर और हमने अपलोड किया था, उसमें हमने फिनंशियल अकाउंटिंग के नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ा था। ये ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ इसे रेड कलर से लिखा है। एसएससी के सिलेबस के अनुसार यदि हम बात करें तो आज हमको पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ फिनंशियल अकाउंटिंग। इसके साथ ही हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनंशियल अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ फिनंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों, मैं बहुत धीरे धीरे अभी चलूँगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी में अपीयर हो रहे हैं उसमें अधिकतर वैसे स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है। इसलिए धीरे धीरे चलने से ये होगा कि चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और जब चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर थोड़ा रफ्तार बढ़ाया भी जाएगा तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। तो आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनंशियल अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ फिनंशियल अकाउंटिंग और लिमिटेशन ऑफ फिनंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनंशियल अकाउंटिंग। क्या उद्देश्य है फिनंशियल अकाउंटिंग का? पहला, फाइंडिंग आउट वेरियस बैलेंसेज। किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज में बहुत तरह के बैलेंसेस को जानना आवश्यक होता है। जैसे हमारे बिजनेस में कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना हमने उधार दिया हुआ है, कितना हमको बकाया देना है। तो इस तरह के जो भी बैलेंसेज हैं ये हमको बताता है फिनंशियल अकाउंटिंग। इसका पहला उद्देश्य है कि जितने भी बैलेंसेज होते हैं हमारे बिजनेस में उनको बताओ। दूसरा, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितने भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं हर एक की एंट्री बुक ऑफ अकाउंट्स में होती है। तो ट्रांजैक्शंस के बारे में यदि जानना है कि फलाने दिन में कितना ट्रांजैक्शन हुआ तो वो भी हमको फिनंशियल अकाउंटिंग के बुक से पता चल जाएगा। ये भी इसका एक दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, असर्टिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। किसी भी वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितना शुद्ध मुनाफा या शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट और लॉस किसी बिजनेस को होता है उसे जानना भी फिनंशियल उद्देश्य अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है। चौथा, डिपिक्टिंग फिनंशियल पोजीशन। हर एक वित्त वर्ष के अंत में हर एक बिजनेस इंटरप्राइजेस का फिनंशियल पोजीशन जाना जाता है। ये हमको उस बिजनेस इंटरप्राइज का बैलेंस शीट बताता है। बैलेंस शीट आगे जो वीडियो होगा उसके बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो फिनंशियल अकाउंटिंग का एक ये भी उद्देश्य है कि हर एक वित्त वर्ष में या किसी टाइम पीरियड में आप हमको हमारे बिजनेस इंटरप्राइज का फिनंशियल पोजीशन बताइए। ठीक है। और जब फिनंशियल पोजीशन निकल आया इस फिनंशियल अकाउंटिंग से तो जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं जिनका भी उस कंपनी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उसके लाभ और हानि से उनको उसकी सूचना प्रदान की जाती है। ठीक है। और फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशंस यानी टैक्स लॉज, जितने भी टैक्स लॉज बने या कंपनी एक्ट 1956 उसके द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिनका कैरेक्टर फिनंशियल होता है तो उसको भी प्रोवाइड कराना फिनंशियल अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप इसको समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप इसको बैक करके पॉज करके और फिर से आप इसको देखिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी अकाउंट्स का कोई वीडियो अपलोड हो तो आप कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। इंग्लिश में तो यहाँ लिखा हुआ है ही, और हिंदी में मैं बोलते हुए जाता हूँ, तो आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या आप समझते जा रहे हैं तो उसका एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा, वो आपको आगे फ़ायदा देगा।
आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। पहला, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। देखिए ये सब चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन बार बार मैं दोहराऊंगा इन चीज़ों को ताकि आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट कर जाए, ठीक है ना, कहीं से किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। तो मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है ये। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, फिर से लीगल रिक्वायरमेंट आया, यानी जितने भी टैक्स लॉज कंपनीज एक्ट के जो भी रिक्वायरमेंट हैं उनको भी ये पूरा करता है। तीसरा, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे साल के अंत में हमको अपनी कंपनी का बैलेंस शीट जानना है, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, क्या पोजीशन है, हमारा फिनेंशियल पोजीशन हमारी कंपनी की कितनी है। मान लो हमारी कंपनी के 4 ब्रांच हैं 4 जगहों पे, तो वहाँ पे जो मैनेजरियल पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि विद इन ए पीरियड आप हमको उस ब्रांच का फिनेंशियल पोजीशन बनाकर दें, और सबको फिर इकट्ठा करके एक कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन निकाला जाता है। तो ये मैनेजरियल पोस्ट पे जो बैठे हुए लोग होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फिक्स करता है फिनेंशियल अकाउंटिंग। और चौथा, डिसीजन मेकिंग। जो भी लाभ और हानि हुआ उससे जो भी इंटरेस्टेड यूजर हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टेड यूजर हैं उनको ये कम्युनिकेट किया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि हाँ आपकी कंपनी को इतना हानि हुआ, आपकी कंपनी को इतना लॉस हुआ, उस पर वो क्या डिसीजन लेंगे वो उन पर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में जो बताया था इकोनॉमिक इवेंट के बारे में कि इकोनॉमिक इवेंट पहले होता है, यानी जिस भी इवेंट का कैरेक्टर फिनेंशियल हो वो इकोनॉमिक इवेंट कहलाता है। जिस भी लेन देन की प्रवृत्ति यदि वित्तीय है तो उसको इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इवेंट यदि हो गया तो फिर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद कम्युनिकेटिंग, ये सभी जो भी अकाउंटिंग प्रोसेसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया है वो होता है। और इसके बाद फिर वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है आगे, और इसके बाद वो कहाँ चला जाता है, डिसीजन मेकर्स के पास। और डिसीजन मेकर्स फिर जो डिसीजन लेते हैं तो फिर उसके बाद इकोनॉमिक इवेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, हालांकि मैंने इन चीज़ों के बारे में पहले वीडियो में भी डिस्कस किया जा चुका है, वही चीज़ें हैं। अब देखिए जो हमारा सिलेबस में था लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब ही मैंने बताया था, अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अकाउंटिंग लिख रहे हैं दैट मीन्स फिनेंशियल अकाउंटिंग। यदि आप दूसरी तरफ जो मैंने ब्रांचेज बताए हैं आपको अकाउंटिंग के, और भी ब्रांचेज, उसमें आपको लगाना होगा, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इस तरह से लगाना होगा। लेकिन अकाउंटिंग यदि आपको कहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना होगा कि ये फिनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग हम यहाँ पे समझते हैं। पहला, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी टर्म्स यूज होते हैं वो किस रूप में होते हैं, मनी के रूप में, ठीक है। फिनेंशियल अकाउंटिंग यदि हम कर रहे हैं तो जो भी लेन देन कर रहे हैं वो उसका मेजरमेंट मनी के रूप में होता है, ये मैंने पहले ही बताया है। वस्तु के रूप में उसका मेजरमेंट नहीं होता है। वस्तु के रूप में यदि मेजरमेंट करना है तो वो फिर इन्वेंट्री कहलाएगा, अकाउंटिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज, प्रोसेस वाइज, प्रोडक्ट वाइज etc। इसका लिमिटेशन मतलब होता है कि कहाँ पे अकाउंटिंग खत्म हो जाती है, अकाउंटिंग उससे आगे नहीं जा सकती है, उसके बस की बात अब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज, प्रोसेस वाइज, प्रोडक्ट वाइज। अब किस डिपार्टमेंट में किस वस्तु को बनाने में कितना लागत लग रहा है, प्रोडक्ट वाइज ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। ये एक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ इस साल में इतना लगा, लेकिन आप चाहिएगा कि प्रोडक्ट वाइज की, मान लो एक कंपनी में 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो किस प्रोडक्ट में कितना लागत लगा ये नहीं बताएगा फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसके लिए मैंने बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको जगह दी गई है, ठीक है ना। तो ये फिनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट सेट अप ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग मटेरियल्स एंड सप्लाईज, ठीक है। मटेरियल्स कितना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए किसी वस्तु को बनाने में, कितना मटेरियल आना चाहिए, कितना बाज़ार में मार्केट में पहुंचाना है हमको, इस पर फिनेंशियल अकाउंटिंग का कोई कंट्रोल
नहीं होता है। ये सभी कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजरियल अकाउंटिंग में जाते हैं। फिनांशियल अकाउंटिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। फिनांशियल अकाउंटिंग में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, फिनांशियल अकाउंटिंग डज नॉट पोसेसेस एन एडिक्वेट सिस्टम टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज। कौन सा विभाग का परफॉर्मेंस कितना है, किस कर्मचारी का परफॉर्मेंस कितना है, यदि किसी वस्तु को बनाना है तो हमें कर्मचारी और कितने चाहिए या छटनी कितनी करनी चाहिए कर्मचारियों की, इस पे भी फिनांशियल अकाउंटिंग फेल कर जाता है। यहाँ पे भी फिनांशियल अकाउंटिंग का कोई महत्व नहीं होता है। हमने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पिछले वीडियो में कि अकाउंटिंग का एक ब्रांच होता है आपको ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये सभी मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो फिनांशियल अकाउंटिंग जहाँ पे फेल कर जाता है वहाँ पे इस तरह के जो ब्रांचेज, अदर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग है वो शुरू होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है फिनांशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड डे टू डे इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रतिदिन का यदि आप सूचना चाहिएगा फिनांशियल अकाउंटिंग से तो वो भी नहीं देगा। ठीक है, ये एक खास पीरियड का ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। हालांकि ट्रांजैक्शन डे बाय डे होता है, लेकिन फिर उसको आप सोचिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालें, बैलेंस शीट निकालें, तो ये प्रतिदिन के लिए संभव नहीं है। ये एक वित्त वर्ष के लिए ही निकाला जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि फिनांशियल अकाउंटिंग डे टू डे इंफॉर्मेशन, जितना लागत लग रहा है, जितना खर्च हो रहा है, उसके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डे टू डे नहीं दे सकता है। ठीक है, चूंकि प्रक्रिया बहुत जटिल है। आगे देखते हैं, फिनांशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एनालाइज द लॉसेज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज सीजनल फ्लक्चुएशन। देखिए, यदि कोई सीजनल फ्लक्चुएशन में यदि किसी तरह का लॉस हो रहा है ना, यदि वहाँ से सामान नहीं जा रहा है, यदि बिक्री नहीं हो रहा है, या अन्य किसी तरह का जो प्राकृतिक आपदा है उससे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये नहीं दे सकता है। एग्जैक्ट अनुमान ये नहीं लगा सकता है कि किस कारण से वस्तु की बिक्री नहीं हो पा रही है, किस कारण से हमें लॉस हो रहा है। बस ये उसको मनी के टर्म में एक अनुमान लगा के लिख सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये एनालाइज उसको नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला है, इट डज नॉट हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस अबाउट एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ड्रॉपिंग ए प्रोडक्ट लाइन, स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट, etc। मैंने बताया था कि ये जो है कम्युनिकेट करता है जो भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है फिनांशियल अकाउंटिंग के रिजल्ट्स की, उनको ये कम्युनिकेट करता है, बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। लेकिन यदि उनको डिसीजन लेना है कि हमको नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, कोई प्रोडक्ट यदि चल रहा है तो उसको बंद, यदि लॉस में चल रहा है तो बंद कर दें कि नहीं, या हम अपने बिजनेस के और एक्सपेंशन करें कि नहीं, ये कुछ भी नहीं बताता है। ये सिर्फ बताता है कि हाँ, आपको इतना लाभ हुआ और इतनी हानि हुई, इतना आपके पास असेट्स हैं, ठीक है, और इतनी आपकी लायबिलिटीज है, यानी इतना आपको अभी पे करना है किसी दूसरे को, बस इतना ही ये बताता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कोई डिसीजन इस बारे में लेना है कि आपको कोई प्रोडक्ट चालू करना है या कोई प्रोडक्ट बंद करना है या बिजनेस को फैलाना है, इसके बारे में ये मैनेजमेंट का कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आपको याद रखना है, और मैंने जो बताया आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा ताकि बाद में इसका रिवीजन हो। दोस्तों, यदि मेरा अगला वीडियो आता है तो आप पिछले वीडियो को हमेशा रिवाइज किया कीजिए, कॉपी रखा कीजिए और पहले उसको रिवाइज कर लिया कीजिए और फिर वीडियो को देखा कीजिए, तो पिछली चीज़ें भी आपको याद रहेंगी और आगे भी जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। जो सिलेबस हमारा कह रहा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग को जानना है, वो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और पता चलता है
कि आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ पे यदि आपको समझ में आ रहा है तो आगे और भी मटेरियल जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और तीसरी बात ये कि आप यदि सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते हैं तो जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसके इन्फॉर्मेशंस आपको सही समय पे मिल जाएंगे, ताकि आप उस वीडियो का सही समय पे फ़ायदा उठा पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।